Hello, dear viewers, candidates and students. आई होप सो कि आप सारे ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स को सुन भी रहे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 और 10 दोनों को मर्ज करके एक लेक्चर बनाया गया है, जो मेजरमेंट के हवाले से है, और दूसरा जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट करेक्टरिस्टिक के हवाले से है। तो जो भी पुराने पेपर्स हैं, अगर आप उनको उठा के देखें, जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो आप उनको उठा के देखें तो आपको इन दो लेक्चर्स से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जो तकरीबन हर एक पेपर में आते हैं। और आपने इन लेक्चर्स को आज देखना है। और चूँकि ये लेक्चर दूसरे लेक्चर से थोड़े से डिफरेंट है कि मैंने एक एक दो दो एग्जांपल हर एक टॉपिक के साथ रखी है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाएं कि जो एमसीक्यू आ सकते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। तो 4 बड़े स्केल हैं मेजरमेंट के: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और चौथा है रेशो स्केल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, जो इस लेक्चर नंबर 9 में मर्ज किया हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे 2 लेक्चर्स हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोनों को मर्ज करके आप लोगों को एक ही लेक्चर में ये दोनों टॉपिक समझा दूँ। तो नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल कैटेगराइजेज डाटा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और कैटेगरीज without implying any quantitative value or order among them. It simply labels qualitative attributes such as colors or types without indicating any inherent ranking. इन सर्वे रिस्पोंडेंट्स आर पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो नॉमिनल स्केल है, ये आपने याद रखना है कि ये कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो जेंडर्स के दरमियान, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों के दरमियान में से एक सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हम स्टूडेंट को अगर नॉमिनल स्केल से ऑब्ज़र्व करना चाहें तो हम पास या फेल लिखेंगे, और आगे जो 2-3 एग्जांपल्स हैं, जब आप उनको देख लेंगे तो आपको अगेन चीज़ जो नॉमिनल स्केल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इन अ सर्वे रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू सेलेक्ट देयर फेवरेट जेंडर, व्हाट टाइप ऑफ स्केल इज़ बीइंग यूज्ड। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो जो होते हैं स्केल जिनमें हम दो चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट करते हैं, उनको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं, ठीक है। और जेंडर जो सिलेक्शन है, मेल या फीमेल। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात ये एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स की 3 चीज़ें भी आ सकती हैं। और किस तरह कि फ़र्ज़ किया जेंडर में हम 3 चीज़ें कह सकते हैं जी, कि मेल फीमेल और शी मेल, इस तरह से भी ये जो जेंडर का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। दूसरा इसका एमसीक्यू है: इन अ सर्वे रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू सेलेक्ट देयर मैरिटल स्टेटस, तो व्हाट टाइप ऑफ स्केल इज़ बीइंग यूज्ड। अब देखें कि मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो या मैरिड होंगे या अनमैरिड, ठीक है, या मैरिड होंगे या सिंगल, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो इस तरह के जो स्केल्स हैं उन्हें हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। अब आगे आते हैं ऑर्डिनल स्केल पे। नाम से ही जाहिर है, ऑर्डर से है ऑर्डिनल स्केल। एन ऑर्डिनल स्केल इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल वेयर डाटा इज कैटेगराइज्ड एंड रैंक्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि जो डाटा है उसको हमने स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है, या अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम उसे ऑर्डिनल स्केल कहेंगे कि द डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डिनल स्केल। और एग्जांपल क्या है कि एजुकेशन में हम जो ये ना मेजरमेंट स्केल हैं जिन्हें हम स्टूडेंट्स की असेसमेंट के बाद यूज़ करते हैं। और एजुकेशनल ग्रेड्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि सबसे टॉप पे है, टॉप ऑर्डर पे है एक्सीलेंट, देन गुड, देन सेटिस्फैक्ट्री, देन पासिंग और देन फेल। यानी कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो इसलिए ये वाला स्केल जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम ये कहते हैं जी कि जो है ये एक्सीलेंट है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक स्केल जो ऑर्डिनल था उसके तहत हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब आते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में an interval scale is a type of measurement scale where the difference between two values is meaningful and consistent across the entire values। टू वैल्यूज़, ठीक है। मिसाल आपको मैं दे देता हूँ यहाँ, एक और मैं ऐड करता हूँ मिसाल, जैसे 8 to 20 है, ठीक है। तो ये है इंटरवल एक, इसके दरमियान में जो वैल्यू लाई करती हैं वो है उसको हम कहेंगे कि वो इंटरवल स्केल। अब थोड़ा सा आगे एग्जांपल पे आते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसके बाद हम एक इसका MCQ देख लेंगे। एग्जांपल है कि द डिफरेंस बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है and 30 degree centigrade is the same as the difference between 30 degree centigrade and 40 degree centigrade। यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, अब इंटरवल कितने का फ़र्क है, 20 से 30 10 का और 30 से 40 10 का। तो ये इंटरवल स्केल होता है जिसमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं। दो इंटरवल, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके दरम्यान में जितनी वैल्यूज़ आती है हम उनको इंटरवल के तौर पे मेजर करते हैं। ये जो टर्म है ये स्टैटिस्टिक्स की है, और स्टैटिस्टिक्स में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं, अगर मैथ्स के लोग हैं या वैसे भी जिन लोगों ने एमएड या एमफिल वगैरह किया है, तो उन्हें पता है कि ये जो इंटरवल होता है ये एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरम्यान जितनी भी वैल्यू लाई कर रही होती है उन्हें हम इंटरवल स्केल कहते हैं, और जो इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ होती है वो इंटरवल वैल्यूज़ ही होती है, ठीक है। और अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट illustrates data measured on an interval scale। अब देखना, आई कलर ऑफ इंडिविजुअल, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और मैरिटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये तो हो गया ना नॉमिनल स्केल। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास हो गया। अगर हम इसे एक ऑर्डर में लिखते हैं तो फिर ये ऑर्डिनल स्केल हो गया। अगर हम इस टेम्परेचर को लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि जी मिनिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम इतना है। तो ये दो हमने जो बाउंड्रीज़ हैं, दो जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उनके दरमियान में चीज़ों को कंसीडर करना है। तो जैसे उसने ये कहा था कि ये टू वैल्यूज़ है, बिटवीन टू वैल्यूज़ होते हैं ये स्केल, तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम, तो उनके दरमियान में जो मेजरमेंट होती है वो जो इंटरवल स्केल है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब है आखिरी रेशो स्केल्स। इंतहाई आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे जो 3 स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, उनको भी कवर करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ रेशो स्केल इज़ अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल दैट possesses all properties of nominal, ordinal and interval scale, enabling meaningful ratio and proportion between values।
अब ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। रेशो से ज़ाहिर होता है कि हम रेशो होता क्या है। रेशो होता है कि वन क्वांटिटी इज़ व्हाट पार्ट ऑफ another क्वांटिटी, एक मिकदार दूसरी मिकदार का कितना हिस्सा है। इट अलाउज फॉर प्रीसाइज मेजरमेंट where ratios, proportions and absolute difference between values are meaningful and interpretable। अब मिसाल ये मैंने दी 3:4 और आगे ग्राम रेशो किलोग्राम, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं और फिर हम एमसीक्यू देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल हैविंग $200 इज ट्वाइस एज मच एज हैविंग $100, ठीक है। यानी कि जो $100 है और अगर $200 है तो इसको हम रेशो के हिसाब से इंटरप्रेट करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो $200 है ये $100 का ट्वाइस है, दुगना है। एन इवेंट दैट लास्ट फॉर 60 मिनट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज एन इवेंट दैट लास्ट इन 60 सेकेंड। यानी कि कोई एक प्रोग्राम है जो 60 मिनटों के अंदर कंप्लीट होता है और एक प्रोग्राम है जो 30 मिनटों के अंदर कंप्लीट होता है, तो हम 30 जो 60 मिनट वाला प्रोग्राम है हम कहेंगे कि वो 30 मिनटों वाले प्रोग्राम का दुगना है। तो इस तरह 3 गुना 4 गुना वगैरह 50 गुना 100 गुना भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि जो हमारी एजुकेशनल असेसमेंट है उसमें ये तीनों किस्म के स्केल यूज़ होते। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम क्लास में जो एक्शन रिसर्च है वो कंडक्ट करते हैं तो क्लास में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो वहाँ से हमने एक जेंडर को सिलेक्ट करना है तो वहाँ नॉमिनल होगा। ऑर्डिनल ये है कि जब हम बच्चों क्लास में असेसमेंट करते हैं तो हम उन्हें कुछ जो है स्टूडेंट्स को वो कुछ उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उनको देते हैं कि ये एक्सीलेंट पे है, ये गुड पे है, ये सेटिस्फैक्ट्री पे है, ये पासिंग पे है, ये फेल पे है, तो इसको हम ऑर्डिनल स्केल कहेंगे। और इंटरवल ये होता है कि हम वो वाली वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं जो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान होती है। और जैसे 8 से 20 के दरमियान 9 है, 10 है और 10 से 19 तक, और 8 से आगे 9 से यानी 19 तक वैल्यू इसके अंदर आती है तो हम इसे इंटरवल स्केल कहेंगे। और लास्ट है रेशो, यानी हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। फ़र्ज़ किया क्लासरूम में दो बच्चों ने मार्क्स लिए, एक ने लिए 20 एक ने लिए 30, तो हम कहेंगे कि जी 20:30, यानी कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की बनिस्बत कितने मार्क्स लिए, कितने यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना हिस्सा है, यानी कितने डबल लिए, ट्रिपल लिए, सिंगल लिए, हाफ लिए, वट एवर जो भी होता है वो हम वहाँ कंसीडर करते हैं। इसे हम रेशो स्केल कहते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये पूरे का पूरा पोस्ट कर दिया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी सुन सकेंगे। और दूसरा ये है कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपके जो लर्निंग है उसका अंदाज़ा हो सके कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। चूँकि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और एमसीक्यूज़ का सिलसिला इस तरह से होगा कि वो एमसीक्यू आपने मुझे उनके आंसर्स देने हैं, तो फिर इस वजह से आप इन चीज़ों को अभी डिटेल से पढ़ लें। अब तकरीबन जो एक क्वेश्चन है वो वहाँ से आता है, ये जो स्केल्स है एक एमसीक्यू वहाँ से आता है, ठीक है। और एक एमसीक्यू ये जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है इसमें से आता है, ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं कि वैलिडिटी किस चीज़ को कहते हैं। कि वैलिडिटी रेफर्स टू एन एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ठीक है। इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ और मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ ताकि आप बात को समझ जाएं, ठीक है। मिसाल ये देते हैं कि हम क्लास में बच्चों की राइटिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि राइटिंग चेक करने के लिए हमें बच्चों की राइटिंग कंपटीशन करवाना पड़ेगा। बच्चे लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी बच्चों की राइटिंग ठीक है या नहीं।
तो हम टेस्ट ले रहे हैं लिखने का, और लिखने के टेस्ट, लिखाई का टेस्ट ले रहे हैं, और लिखाई के टेस्ट के लिए रिटन एक असाइनमेंट स्टूडेंट को दी है, और अगर वही रिटन असाइनमेंट से हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो वैलिडिटी होती है। एक और इसके साथ कंट्रास्ट मिसाल देता हूँ कि अगर लेट से हम बच्चों की प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाह रहे हो इंग्लिश की, तो हम ये करते हैं कि बच्चों को हम एक ऐसे दे देते हैं कि वो लिखे। अब आप मुझे ये बताएं कि हम चेक करना चाह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन जिसका जो ताल्लुक़ है वो है स्पीकिंग से, और जो हम लिखवा रहे हैं इसका ताल्लुक़ है राइटिंग से। तो अब ये हमारा टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम जो चीज़ मैयर करना चाह रहे हैं हमारा टेस्ट वो मैयर नहीं करेगा। सो वो जो हम टेस्ट लेंगे वो वैलिडिटी या वो वैलिडेट टेस्ट नहीं होगा। अगर हम इस तरह करते हैं कि हमारा जो राइटिंग का, हम बच्चों की हैंड राइटिंग देखना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो हैंड राइटिंग का ही करेंगे, और हैंड राइटिंग का टेस्ट ये बता देगा कि बच्चों की राइटिंग कैसी है। सो ये जो टेस्ट है ये वैलिडिटी में आता है और वैलिडेट करता है। ठीक है, अब आगे 3 4 5 एक वैलिडिटी की टाइप्स है, बल्कि 7 टाइप्स हैं इसकी वैलिडिटी की। ठीक है, इनको हम गौर से देखेंगे कि चूँकि वो वैलिडिटी की टाइप्स में से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब एक है कंटेंट वैलिडिटी। अच्छा, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक होते हैं कंटेंट, या टॉपिक के अंदर जो मटेरियल होता है वो कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया। ठीक है, हमने ये कहा कि मैं मिसाल ये देता हूँ कि चैप्टर हमने बच्चों को पढ़ा दिया, और हमने ये कहा कि बच्चों इस चैप्टर में से आप हमें ये बताएं कि इस चैप्टर में लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग हैं बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो कितनी हैं। तो अगर बच्चे हमें बता देते हैं जी कि ये जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं फ़लाँ 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 नाम लेके बता देते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो चैप्टर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एनिमल्स, सपोज़ मैंने एक नाम अपनी तरफ से रख लिया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारा कंटेंट जिसको हमने चेक करना था वो बच्चों ने हमें बता दिया है कि फ़लाँ 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 जो एनिमल्स हैं वो लिविंग है, फ़लाँ बर्ड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो वैलिड हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे पहले तो बात है ना कि वो टेस्ट के अंदर वैलिडिटी होगी, और वैलिडिटी में आगे टाइप बताइए कि वैलिडिटी किस तरह से होगी। ठीक है, कि कंटेंट, अगर हम जो कंटेंट देखना चाहें कि इस टेस्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर वो कंटेंट मौजूद है, तो हम बच्चों से पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय हम बच्चों से ये टेस्ट ले लेते हैं, तो बच्चे बता देते हैं कि जी वाकई ये कंटेंट मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमारे टेस्ट ने उन कंटेंट को मैयर किया है, उनको उनका पता लगाया है। तो ये कंटेंट वैलिडिटी होती है। अब है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरा है मैयर्स नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेड सच एज लर्निंग हो रही है या नहीं, एनजाइटी नज़र नहीं आती, क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती, मतलब ये है कि स्टूडेंट के अंदर मौजूद होती है, क्रियासिटी तजस्सुस जो है, साइंटिफिक एटीट्यूड है या नहीं है, इंटेलिजेंस है या नहीं है, विच एक्सप्लेन बिहेवियर, जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। और कंस्ट्रक्ट का मतलब आपने बिहेवियर की तरफ जाना है, जो ट्रेड्स भी हो सकते हैं, लर्निंग बिहेवियर भी हो सकता है, एंजाइटी भी बिहेवियर में आता है, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक एटीट्यूड और बिहेवियर इसमें भी आता है, और इंटेलिजेंस भी बिहेवियर का हिस्सा है। सो अगर हमारा टेस्ट इन चीज़ों को मैयर करता है तो हम कहते हैं कि जी ये जो टेस्ट है ये कंस्ट्रक्ट वैलिडेट है, यानी कि ये टेस्ट की जो करेक्टरिस्टिक है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। concurrent validity, degree to which the scores on a test are related to the score on another already established test administered as at same time।
इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है कि ये कह रहा है कि डिग्री टू विच द स्कोर्स ऑन आ टेस्ट आर रिलेटेड टू द स्कोर्स ऑन another ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेस्ट। एक टेस्ट को कंकरेंट का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिल जाएं, नुक्ता ए आप जॉइनिंग उसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो पॉइंट ऑफ कंकरेंट को या कंकरेंसी को, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को समझ के उसको जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसको समझ सकते हैं कि यानी कि उनके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से मिलती हो वो होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये है फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी असेस द एबिलिटी टू मेजर और टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब एक दिन मैंने आपको एक टेस्ट का नाम बताया था किसी एक लेक्चर में कि जो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है या बाकी जो इंडिया है या बांग्लादेश है, इन कंट्रीज़ में फ्यूचर के यानी बंदे की किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बंदे की एक जो प्रिडिक्शन है उसको मापा जाता है, उसके बारे में प्रोडक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में इसका झुकाव किस तरफ होगा, यानी इसमें क्या एबिलिटी है कि ये क्या बन सकता है। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम किसी भी क्लास में बच्चों को एडमिशन देते हैं, ठीक है, लेट्स से 9th या 10th की बात करते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि उन बच्चों को एक एंट्री टेस्ट से गुजारते हैं और एंट्री टेस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ के और बायोलॉजी के रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा मतलब मार्क्स ले लेता है या बायोलॉजी में वो ज़्यादा माहिर होता है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बच्चा जाके आगे मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा और बायोलॉजी ये अच्छी पढ़ लेगा और अच्छे मार्क्स ले लेगा और बायोलॉजी का कंसेप्ट इसका ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर वो मैथमेटिक्स की तरफ जाता है तो हमारी जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो प्रिडिक्टिव है, वो मेजर कर देती है, प्रोडक्शन दे देती है हमें कि फ्यूचर में इस स्टूडेंट ने किस साइड पे जाना है। अब जो मैंने बात की थी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की यानी नेट, वहाँ पे एप्टीट्यूड को मेजर किया जाता है कि फ्यूचर में इस यानी कि सारी स्किल्स मेजर की जाती हैं और जो स्किल किसी बंदे के अंदर दूसरी स्किल की बनिस्बत ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं कि वो प्रिडिक्शन है कि ये फ्यूचर में उस स्किल के मुताबिक जो भी उसने आगे जाके बनना है वो बनेगा। ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। फेस वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच मेजर अपीयर्स सामने ऑन द सरफेस टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि आपने किसी का असल चेहरा जानने के लिए, कोई बुक है उसको वैलिडेट करने के लिए, कोई ड्रामा है उसको वैलिडेट करने के लिए कि यानी असल उसके अंदर क्या है, यानी कि उसका सामने नज़र आने वाला फेस क्या है, ये होती है फेस वैलिडिटी। जैसे किताब का बाहर का हिस्सा होता है, आप उसे देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं जी कि किताब की जो पब्लिशिंग है, जो तबात है वो कितनी अच्छी होगी। आपने उसको वैलिडेट कर दिया, आपने उसको असेस किया और वो जो असेसमेंट थी वो आपकी वैलिडिटी की कौन सी असेसमेंट है, फेस वैलिडिटी का वो हिस्सा है। कंटिन्यू है जी आगे। उसके बाद है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी रेफर टू द डिग्री टू विच टू मेजर्स दैट थ्योरेटिकली शुड बी रिलेटेड और इन फैक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, कि कन्वर्ज होता है एक का दूसरे की तरफ मुड़ना, ठीक है। तो जब हम कोई हाई लेवल का टेस्ट लेते हैं, 2 टेस्ट लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पहला टेस्ट दूसरे टेस्ट की तरफ झुकाव है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी रेफर टू द डिग्री टू विच टू मेजर्स दैट थ्योरेटिकली शुड नॉट बी रिलेटेड। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। अगर 2 टेस्ट एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स मेजर करते हैं तो वो कन्वर्जेंट हैं एक दूसरे से, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है आप डिफरेंट, इसको डिफरेंट के माना में लें।
डिस्क्रिमिनेंट को आप डिफरेंट के माना में लें कि एक टेस्ट दूसरे टेस्ट से कितना डिफ़र करता है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि जी जो एक बंदे की जो आदत है वो दूसरी के साथ जुड़ी हुई है या नहीं है, यानी कि ये हाई लेवल के टेस्ट होते हैं। अब आते हैं रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं मिसाल ये देता हूँ कि ये रिलायबिलिटी जो होती है ये किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, यानी उसकी स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए आती है। मैं मिसाल ये देता हूँ कि एक कोई प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है और कोई एथलीट है, तो उसको हम एक टारगेट देते हैं जी कि आपने 4 किलोमीटर की जो रेस है वो आप उसको अपनी कोशिश से वो रेस 4 किलोमीटर का फासला तय करें। तो वो जो है, वो जो रेसर है वो पहले 5 मिनट में तय करता है, फिर हम उसे कहते हैं जी रेस्ट करो, फिर वो कहता है, फिर हम उसे कहते हैं जी हाफ आवर के बाद फिर उसे भगाते हैं, ठीक है। तो फिर वो 5 मिनट के अंदर उसी डिस्टेंस को कवर करता है, फिर हम आधे घंटे के बाद। तो ये जो है ना, ये बार बार एक जैसा टाइम, एक जैसा टारगेट अचीव करना, ये कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अब टेस्ट में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, यानी एक टेस्ट को या एक तरह के टेस्ट को बार बार लेने से अगर उनके रिजल्ट सेम आते हैं तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्या होती है कि पैरेलल फॉर्म्स reliability involves administering two equivalent forms of a test to the same group of the individual and then correlating the scores from the two forms. It assesses the consistency. ये कब consistency को assess करता है? पैरेलल फॉर्म। पैरेलल का मतलब होता है दो, ठीक है, एक जा रहा है साथ उसके दूसरा जा रहा है, ठीक है। एक ही करेक्टरिस्टिक्स को आपने मेजर किया, दूसरे जो पैरेलल लाइन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी मेजर किया, अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो हम कहते हैं जी कि ये जो रिलायबिलिटी है ये पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी assesses the extent to which different items within a measure are consistent in measuring the same construct। के दो हम टेस्ट लेते हैं और दोनों के अंदर जो कंस्ट्रक्ट है यानी जो कंटेंट है वो अगर एक जैसा होता है और एक जैसे होने के बाद उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है, तो हम ये कहते हैं कि जो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी है। तो स्टूडेंट्स, आपने पूरे लेक्चर को बगौर सुनना है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। उम्मीद है कि आप जो है ना वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मेरा वे ऑफ टीचिंग या आपके जहन में अगर कोई इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रेज होता है तो आपने उस पर कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर करना है। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट या इम्पॉर्टेंट टेस्ट करेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमने पढ़ा है जो स्केल्स हैं मेजरमेंट के वो कितने हैं, वो 4 है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया होगा।